12 क्वेश्चन हो गए। ऐसे से लिखा हुआ था। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो गया था। सीबीएसई का सैंपल पेपर हम कर रहे थे, तो आज हम क्वेश्चन 13 को आगे 13 से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना क्लियर? 13 में यस सर आ रही है। हाँ ठीक है, गेट बंद कर दो। 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 12 तक हमारा हो गया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 में पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। अच्छा, if x is equal to 2 sin 0 and स्क्वायर थीटा, square theta, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, and y is equal to 2 cos theta, y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा plus 1, then find x plus y. आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x और x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। x और y, x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया है, y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया है। तो दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। x की जगह हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में y के प्लेस पर रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आइडेंटिटी हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक पढ़ा है हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक पढ़ा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो 3 आइडेंटिटी हमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो गया, प्लस में 1, 2 में 1 ऐड करो 3 आ गया। तो इसका सोल्यूशन आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई। हाँ प्लस 3, यहाँ 2 में 1 ऐड करो तो प्लस 3 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 14 नंबर पढ़ो बेटा। 14, क्वेश्चन नंबर 14, in a circle of a diameter 42 centimeter, if any r substance an angle of a 60 at the center, where pi is equal to 22 pi 7, then what will be the length of a arc? हाँ देखो AOB, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है सर्कल का 28 सेंटीमीटर है। डायमीटर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है और थीटा एंगल दे दिया गया 60 डिग्री। एंगल थीटा कितना है? 60 डिग्री। आपका सेंट्रल एंगल हो गया, सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है। पाई की वैल्यू 22/7 हमें यूज करना है। अगर नहीं दिया होता तब भी हम 22/7 ही यूज करते पाई की वैल्यू। जब तक पाई की वैल्यू 3.14 ना दिया हो तो हम थीटा पाई की जगह 22/7 ही पुट करेंगे। अब हमें लेंथ ऑफ द आर्क, इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क। तो ए बी को क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क। समझ में आया? तो ए बी क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड आउट करना है। एल की वैल्यू पता करना है, या ए बी आर्क की हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमें लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला पता है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा। एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये होता है फार्मूला लेंथ ऑफ द आर्क का। और लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू में आर। रेडियस देखो डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर की आधी होती है d/2।
28 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर हो गई। तो आर की जगह हम 14 रखेंगे, इंटू में थीटा की जगह हम 60 डिग्री रखेंगे, अपॉन में 360। कैलकुलेशन करेंगे, 61 जा 60, 66 जा 360, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। हाँ ठीक, तो यहाँ पर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2। यहाँ देखो 28 दिया है कि कितना दिया है? 28 डायमीटर है, 42 है। डायमीटर 42 है। डायमीटर 42 है तो यहाँ 42 दिखना है हमें। 42 डायमीटर है तो रेडियस 21 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। डायमीटर की आधी होती है तो कितना हो जाएगा? 42 अपान में 2 काटेंगे तो 21 हो जाएगी रेडियस। 14 नहीं दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम रेडियस क्या लिखेंगे? 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो गया। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। समझ में आया? 61 जा 66 जा। अब यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6। अब 2 से हम 2 काट देंगे तो कितना आएगा? 22 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ ऑफ द आर्क। समझ में आया? तो लेंथ कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। थीटा की जगह 60 डिग्री, आर की जगह 21, क्योंकि ये 42 का आधा हो जाएगा। डायमीटर 42 है तो रेडियस आपकी 21 हो जाएगी। हमें लेंथ ऑफ द आर्क पता करना है, ये 21 हो गया। फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर थीटा अपान में 360 लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क लेंथ आपको फाइंड आउट हो जाएगा। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21, थीटा की जगह 60 अपान 360, 7 1 जा 7 3 जा, 3 से काटेंगे, 3 2 जा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बेटा। 12 solid spherical of the same radius are made by the milling a solid material, the cylindrical of a base of a diameter 2 centimeter, diameter 2 centimeter and height 16 centimeter. Find the diameter of the each spherical. हाँ, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो डायमीटर 2 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर, 12 जो स्फीयर हैं, 12 स्फीयर हैं, इनको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया। मेल्ट मतलब पिघलाया गया और इसमें ढाला गया सिलेंडर में। इनको पिघला करके सिलेंडर बनाया गया। 12 सॉलिड सिलेंडर थे तो हमें क्या पता करना है? इनके डायमीटर पता करना है। जो 12 आपके, तो इनके 12 इक्वल थे, इनके डायमीटर इक्वल थे तो D1 मान लेते हैं। ये डायमीटर D2 था, इसका डायमीटर D3, D4, D5, ऐसे कितने होंगे? D12 तक, D12 तक ऐसे 12 होंगे, 12 सिलेंडर होंगे, स्पेयर होंगे, 12 स्पेयर हैं तो ये आपका D12 तक होगा। D5 ऐसे D12 होगा। समझ में आया? इनको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। हाइट कितना दिया है सिलेंडर की? 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है, रेडियस आधी हो जाएगी तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, आधी हो जाती है डायमीटर की। समझ में आया? ये समझ में आया? क्लियर? यस सर। तो पेपर में नहीं लिखना। अब यहाँ आर की वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी रेडियस पता, इसका डायमीटर पता करना है स्फीयर का। तो डायमीटर इसका D1, D2, D3 ऐसे डायमीटर, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी? R1 हो जाएगी, R2 हो जाएगी, R3 हो जाएगी, R4, R5 ऐसे R12, वो सब बराबर होंगे। सभी क्या है? इक्वल है। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4, कहाँ तक? D12 तक। तो इनकी रेट जब डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगी। तो R1, R2, R3, R4 और कहाँ तक? R12 हो जाएगा। ये सब क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर डायमीटर
2 सेंटीमीटर है तो रेडियस आधी होगी। आधी मतलब 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा, हाफ। जब हम रेडियस निकालते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं डायमीटर को। अच्छा, डायमीटर तो यहाँ R1 R2 R3 R4 R12 हो गया, सब रेडियस हो गई। अब यहाँ जब एक क्वांटिटी से, एक सॉलिड से हम दूसरे सॉलिड में कन्वर्जन करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम लिया जाता है। वॉल्यूम क्यों लिया जाता है? वॉल्यूम अनचेंज्ड होता है, वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटी जैसे मान लो बकेट के वाटर है, बकेट कोई है, बकेट में वाटर रखा है, उस वाटर को आप ग्लासेस में रखोगे तो शेप चेंज हो जाएगी। बाकी जितना वाटर है बकेट में उतना वाटर ग्लासेस में होगा। अगर कोई भी ड्रॉप वाटर की ना वेस्ट हो, कोई भी ड्रॉप ना गिरे, एक भी पानी की बूंद ना गिरे, तो आपका क्या होगा कि जितना बकेट में वाटर रहेगा उतना ही वाटर ग्लासेस में होगा। समझ में आया? तो जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्जन करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम अनचेंज्ड होता है। तो हम इसका एक का वॉल्यूम निकालेंगे, 12 स्फीयर है तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एक का वॉल्यूम हम रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक, और कितने स्फीयर हैं? 12 स्फीयर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर, 12 स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 12 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है ये किसके वॉल्यूम के बराबर होगा? सिलेंडर के वॉल्यूम के। स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये इक्वल होगा पाई R स्क्वायर H के, पाई R स्क्वायर H के। दोनों की रेडियस डिफरेंट होगी। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, R का होल क्यूब बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। इसकी रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू में हाइट H की वैल्यू कितना दिया है? 16, H की जगह 16 रख देंगे। अब यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो R का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो R बराबर क्या आएगा? जब यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट ऑफ 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब रूट। अब 1 का क्यूब रूट क्या आएगा? 1 आएगा। तो रेडियस आपको पता हो गई, रेडियस कितना है? इसकी हर एक की रेडियस बराबर है, तो रेडियस कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आया? 1 सेंटीमीटर। तो बताओ डायमीटर कितना होगा स्फीयर का? तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। तो हर एक स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? डायमीटर 2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Find the probability of getting of a doublet in a of a pair of a disc. डिस्क बनानी है पेयर की। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस के डबलेट का प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो आपको पता है जब एक डाइस को हम एक बार रोल करेंगे, एक डाइस को एक बार रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6 6 नंबर्स होगी। एक डाइस को जब हम एक बार रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 6 होगा। ये हिला क्यों रहा हूं? 6 हो जाएगा। ठीक, जब एक डाइस, इसका मतलब 6 टू द पावर 1 आउटकम्स आएंगे, 6 की पावर 1 आउटकम्स होंगे। टोटल आपका 6 होगा। जब एक डाइस को हम एक बार रोल करेंगे, एक बार डाइस को हमने रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। 6 में से कोई भी नंबर्स आ सकती है।
तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 1 आने की, 1/6 हो गया, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या पॉसिबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस होता है। तो यहाँ पर एक डाइस को 2 बार रोल किया गया है, ये आपका एक बार डाइस को रोल करोगे तो 6 की पावर 1 पॉसिबिलिटी होगी, एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, 36 आउटकम्स आएंगे टोटल। एक डाइस को 3 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 3 मतलब 216 आउटकम्स होंगे। एक डाइस को 4 बार अगर रोल करते हो तो 6 की पावर 4 आउटकम्स हो जाएंगे टोटल। एक डाइस को n टाइम्स रोल करोगे तो 6 की पावर n हो जाएगा टोटल केसेस। समझ में आया, टोटल केसेस नंबर ऑफ आउटकम्स 6 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ एक डाइस को हमने कितनी बार किया है, 2 बार, और डबलेट आने की हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो एक डाइस को हमने जब 2 बार किया तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स आएंगे टोटल। अब यहाँ पर 1 1 आएगा, आप लिख भी सकते हो, 1 2 हो गया, 1 3, फिर 1 4, 1 5 और 1 6, यही होगा ना, 1 6, फिर 2 1 2 2, पहले 2 आ जाए फिर दूसरे चांसेस में 1 आ जाए, पहले थ्रो में 2 आ जाए दूसरे थ्रो में 2 आ जाए, तो 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। एक डाइस को 2 बार रोल करोगे। समझ में आया। अब डबलेट आने का मतलब क्या है, दोनों डाइस पर सेम नंबर्स आए। डबलेट आने का मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, इक्वल, जैसे 1 1 हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये क्या हो गया, डबलेट हो गए। तो कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डबलेट आने की, यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट नंबर्स। तो डबलेट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 अपॉन में 36, 6 अपॉन में 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 हो गया। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 6 अपॉन 36, 1/36, 1/6 हो गया। समझ में आया, समझ में आया बेटा। यस सर। तो इसको आप कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 17 करेंगे, पार्ट 2 का। ये आपका पार्ट ए में फिर केस स्टडी के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपके मैंने बता दिया था कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो 16 क्वेश्चन, 16 नंबर के आपके एक नंबर के आएंगे। इसमें 5 जो होंगे, 5 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के दिए जाएंगे, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन ए में केस स्टडी बेस होंगे। अब केस स्टडी हम आपको बता रहे हैं। केस स्टडी के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, 4 केस स्टडी के आएंगे और 4 इसमें ऑप्शन रहेंगे। एक एक केस स्टडी का हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसी में एक और में दिया है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं और वाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। ठीक है, सेक्शन ए का ही है। सेक्शन 1 में, सेक्शन फर्स्ट सेक्शन के 16 क्वेश्चन है, तो 16वें में भी आपको और में एक इंटरनल चॉइस दिया है। अब आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में पता है कि प्लेइंग कार्ड कितने 52 होते हैं। प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होंगे। 52 कार्ड्स में आपके 2 कलर होते हैं,
ब्लैक कलर और वाइट, रेड कलर, व्हाइट कार्ड नहीं होता, ब्लैक कलर और रेड कलर। ब्लैक में जो आपके कार्ड होंगे ये क्लब, हाँ क्लब, और कौन से होते हैं, स्पैड्स, स्पैट्स, और जो रेड कलर में होता है वो हार्ट और डायमंड होता है, हार्ट और डायमंड। क्लब के 13 कार्ड्स होंगे। क्लब आपको फूल का पत्ता कहते हो, चिड़ी का पत्ता, फूल का पत्ता प्लेइंग कार्ड में आप देख सकते हो। तो ये आपके 13 कार्ड्स हो गए। स्पैड के भी 13 कार्ड्स होंगे, जिसको हुकुम का पत्ता कहते हो, पान का पत्ता, काला पान। और हार्ट आपका पान का पत्ता होता है, इसको पान का पत्ता बोलते हैं हिंदी में। तो हार्ट के 13 कार्ड्स हो गए। और डायमंड आपका ईंट का पत्ता होता है, ईंट बनी होती है, तो डायमंड मतलब ईंट का पत्ता, ये भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो क्लब के 13 कार्ड्स, स्पैड्स के 13 कार्ड, हार्ट के 13 कार्ड और डायमंड के 13 कार्ड। तो 13 4 जा 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स हुए, 52 कार्ड्स हुए। कितने कलर हुए, 2 कलर, ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड 2 कलर होंगे। समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब यहाँ पर ब्लैक और रेड कलर हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ कार्ड में आपने पढ़ा है कि किंग हो गया, किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10 नंबर्स, इक्का, 9 नंबर्स, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक। इतने कार्ड्स होते हैं। एक एस होता है, इक्का। तो 4 की आपके 4 किंग हो जाएगा। 4 किंग, एक क्लब का किंग, एक स्पैड का किंग, एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग। तो हर एक स्वीट में 13 कार्ड्स ऐसे होंगे आपके। इसका एक एस होगा, एक एस इसका, एक इसका, एक इसका, 4 एस हो जाएंगे। ऐसे एक क्वीन इसकी होगी, एक क्वीन इसकी, एक क्वीन इसकी, एक क्वीन इसकी, 4 क्वीन हो जाएगी। समझ में आया? तो किंग, क्वीन और जैक, तो 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गए, 4 जैक हो गए, 4 10 नंबर होंगे, 4 9 नंबर, 4 8 नंबर, 4 7 नंबर, 4 6 नंबर, ठीक। सबके 4 कार्ड होंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 4 हो गए। इनको हम किंग, क्वीन, जैक को फेस कार्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। इनके चेहरे बने होते हैं। तो ये आपका फेस कार्ड हो गया। तो फेस कार्ड कितने होंगे, 4 + 4 + 4 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। और एस को हम फेस कार्ड में नहीं लेते, इसको वैल्यू कार्ड में लेते हैं। जब वैल्यू कार्ड की बात आएगी तो ये आपके फेस कार्ड 12 हो गए, 12 इन नंबर्स। और जब वैल्यू कार्ड की बात आएगी तो एस को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, एस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो एस 4 एस हो जाएंगे। तो वैल्यू कार्ड में आपके 4 4 4 4 मतलब से कितने हो जाएंगे, 16 कार्ड हो जाएगा। तो 16 कार्ड आपके वैल्यू कार्ड कहे जाएंगे। एस को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इनको हम वैल्यू कार्ड बोलेंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तो ये वैल्यू कार्ड हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ एस, किंग, क्वीन, जैक ये फेस कार्ड हो गए, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। और जब वैल्यू कार्ड की बात आई तो एस भी इंक्लूड हो गया, ठीक। तो 16 कार्ड्स आपके वैल्यू कार्ड हो गए। इसकी भी स्टोरी है, क्योंकि इसका एक किंग जो था, कौन सा किंग, स्पैड का, इसका डायमंड का किंग था। तो ये एक आंख से अंधा था। तो जो 2 जैक थे ये इसका मजाक उड़ाते थे कि अंधों में काना राजा आ गया। तो एक किंग क्या था, ब्लाइंड था, अंधा था। तो ये 2 जैक जो थे, एक तो इसका डायमंड का जैक और एक स्पैड का जैक, ये दोनों मजाक उड़ाते थे कि अंधों में काना राजा आ गया, अंधों में काना राजा। तो इसने ऑर्डर दिया इस जैक, इसके किंग ने, डायमंड के किंग ने, कि इनकी भी एक एक आंखें फोड़ दो दोनों की। तो 2 गुलाम की आंखें फोड़ दिया गया, एक आपका किंग की आंखें पहले से फूटी थी, जन्म से अंधा था। तो 3 कार्ड आपके ब्लाइंड कार्ड हो गए। 3 कार्ड क्या हो गए, ब्लाइंड कार्ड हो गए। तो एक किंग और 2 जैक, इनकी एक एक आंखें ही है। जब आप ताश के पत्ते खरीदोगे तो उसमें देखोगे इनके एक ही तरफ आंखें बनी होगी। तो ये आपके ब्लाइंड कार्ड माने जाएंगे, एक ही आंखें थी। तो एक किंग था, बाकी 2 जैक ठीक ठाक थे। तो मजाक उड़ाते थे उसका कि अंधों में काना राजा आ गया। तो राजा होता है, उसने ऑर्डर दिया कि इनकी भी एक एक आंखें फोड़ दो। तो 3 ब्लाइंड कार्ड हो गए, 2 जैक और एक किंग, ठीक। तो ये सब स्टोरी है। तो इसको आप मतलब देख के कार्ड को समझ सकते हो। बाकी तमाम तरीके के गेम खेले जाते हैं, सीफ हो गया, ठीक, कोट पीस हो गया, अलग अलग टाइप के लोग गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ब्लैक क्वीन दो होंगी, एक तो क्लब की क्वीन होगी और एक स्पैड की होगी, एक स्पैड्स की और एक क्लब की। तो एक क्वीन, एक ये हो गई, एक क्वीन स्पैड की हो गई, तो कितनी टोटल हुई? 2 क्वीन हो गई, ब्लैक क्वीन। ठीक, अब हमें ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी? ब्लैक क्वीन की। ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 2/52, 2/52। तो हम 2 से काटेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा, तो 1/26 हो गया। 1/26। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था। अब इसके बाद हम सेक्शन सेकंड करेंगे जो केस स्टडी बेस है। सेक्शन सेकंड आपका केस स्टडी पर है। केस स्टडी क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क्स। केस स्टडी बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, सन रूम, क्या दिया? सन रूम। द डायग्राम शोज द plans for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The 4 walls of the sunroom are square clear glass panels. The roof is made using 4 clear glass panels, trapezium in shape, all the same size. 1 tinted glass panel, half a regular octagon in shape. तो यहाँ पर ये 3 फिगर दी गई हैं। इसको आप केस स्टडी बेस सीबीएसई का सैंपल पेपर आप डाउनलोड करना, उसमें देखो ये दे रखा है, इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। ये फर्स्ट आपका केस स्टडी बेस है क्वेश्चन, इसको आप क्लियर देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको, ये आपका केस स्टडी का बेस पहला क्वेश्चन है ये, इसको आप देखो। दिख रहा है सर? ये अब फर्स्ट में रिफर टू टॉप व्यू, रिफर टू टॉप व्यू, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 17 एंड एक जे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 17। जे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 6,17। दूसरा पॉइंट आपका आई है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 9,16। 9,16। हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? 6 प्लस में 9/2 कॉमा 17 प्लस में 16/2। तो 6 में 9 ऐड करो 15/2 और यहाँ 17 में 16 ऐड करो 33/2। 33/2। तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया जे और आई पॉइंट का। जे और आई पॉइंट का मिड पॉइंट क्या हो गया? 6,17 और 9,16, क्योंकि ये आपका x1 y1 x2 y2। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दे रखा है। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ 15/2 13/3 13/2, ये तीसरा ऑप्शन आपका A B C D। 4 ऑप्शन इसके दिए गए। रिफर टू टॉप व्यू, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है आंसर 33/2 कॉमा 15/2। दूसरा पार्ट दिया है इसका 3/2 कॉमा 1/2। तीसरा पार्ट दे रखा है 15/2 कॉमा 33/2 और चौथा पार्ट इसका दे रखा है 1/2 कॉमा 3/2। तो यहाँ ये 3 गलत है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों गलत है। तो आपका थर्ड आंसर सही है, तो थर्ड को आपको टिक लगा के लिख लेना है। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। दिख रहा है ना बोर्ड पर? यस सर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड हम इसका करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिफर टू टॉप व्यू, रिफर टू टॉप व्यू, रिफर टू टॉप व्यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। अब y एक्सिस से P पॉइंट का डिस्टेंस हम देखते हैं। टॉप व्यू देखा गया है। टॉप व्यू में देखो ये आपका P पॉइंट से
पी पॉइंट से दे रखा है वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितना होगी, तो 4, 15, 19 और 24, चार दे रखा है, 4, 15, 19 और 24। तो यहाँ पर हम टॉप व्यू में 1, 2, 3, 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा, टॉप द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4 आ जाएगा। तो 4 हम टिक लगा देंगे और आंसर 4 लिख देंगे। 15 भी गलत है, 19 भी गलत है और 25 भी गलत है। रिफर टू फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में से द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस, ए और एस के बीच की डिस्टेंस हमें पता करना है। फ्रंट व्यू देखते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू डिस्टेंस आपको ए से एस तक, ए से एस तक हम मेजर करते हैं। तो 4, 8, 16, 20 चार दे रखा है, तो 16 यहाँ 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितना आएगी, 60 सेंटीमीटर। ए से एस तक 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो थर्ड पार्ट इसका सही है, हम टिक लगा लेंगे। रिफर टू फ्रंट व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point A and B in the ratio 1:3 internally, 1:3 internally। और किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, ए से बी पॉइंट को, ए से बी पॉइंट। तो 8.5, 8.5, 2.0, 2.0, 9.5, 3.0, 7.5, 2.0, 8.5। तो यहाँ फोर्थ पार्ट इसका सही है। mx2 + nx1 अपॉन m + n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, सक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है। तो mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m + n, ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे इंटरनल डिवीजन का। फिर फोर्थ ई पॉइंट दिया है इसका, इफ ये पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट q 9, 8 एंड s 17, 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y = 13, x - 13 = 0, y - 13 = 0, x - y = 13। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन सही है। इसका हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे रूट के अंदर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर x - 3 = 0 आ जाएगा। तो ये आपका केस स्टडी में A B C D E 5 पार्ट दिए गए हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसमें 4 को ही करना है। ऐसे सेकंड पार्ट का MCQ टाइप का ही दे रखा है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। अब हम क्वेश्चंस इसका सेकंड सेक्शन के बाद में केस स्टडी 3, केस स्टडी 4, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी 4 के बाद में पार्ट बी में देखो, 3 bells ring at interval 4, 7 and 14 minutes. All 3 bell rang at 6 a.m. When the 3 bells will the ring together next। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है पार्ट बी का। पार्ट बी आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। पार्ट बी हम करते हैं। 3 bells ring at a interval, 3 bells हैं जो रिंग करती हैं एक इंटरवल में 4, 7 और 14 मिनट्स में, 4, 7 and 14। अब आपको पता करना है ऑल 3 bells rang at 6 a.m. दोनों जो है 6 a.m. पर रैंक करती हैं। ठीक, तो when the 3 bells will the ring together next, अब इसके बाद में ये 6 बजे शुरू करती है, रैंक करती है। अब अगले जो तीनों एक साथ में कब रैंक करेंगी, ये तीनों कब रिंग करेंगी एक साथ में, 6 a.m. पहली बार दे 6 a.m. पर रिंग करती हैं। तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो एलसीएम किसका, 4, 7, 14 का हम एलसीएम ले लेंगे। 4, 7, 14, हम 7 से इसको काटते हैं 7 से, तो 4 ऐसे उतर आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 1, फिर 1 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 1 1 1, पहले हम छोटी नंबर से भी काट सकते हैं, 2 से पहले काटे, फिर 2 से, फिर 7 से। तो ये आ गया आपका 2 × 2 × 7, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो 28 मिनट्स, 28 मिनट्स के बाद ये फिर से एक साथ में रैंक करेंगी। तो 6 a.m. पर पहले हुआ था, अब अगली बार 6:28 पर ये एक साथ में रिंग करेंगी। तो 6:28 a.m. पर 6:28 पर एक साथ में रिंग करेंगी। ये पूछा गया है कि 3 bells ring at interval 4, 7 and 14 minutes. All 3 bell rang at 6 a.m.
व्हेन द 3 बेल्स विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट। तो अगली कब ये करेंगी, तो 6:28 पर, 6:28 मॉर्निंग में ये एक साथ में रिंग करेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द, ये 21 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, find the point on the x-axis which is equidistant from the point 2 minus 2 and 4 minus 4 and 2. Find the point on the x-axis which is equidistant from the point, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 minus 2, एक पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, 2, एक पॉइंट मान लेते हैं C है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है, तो जब x पर लाइज करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाइज करेगा तो वहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें AC और BC ये दोनों वैल्यू इक्वल दे रखा है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस पर एक पॉइंट पता करो विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 minus 2 एंड -4, 2। आप इसको ग्राफिकल भी कर सकते हो। x एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट लेना है, एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर 2 minus 2, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस लाइज करेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका 2 minus 2 है, और यहाँ एक पॉइंट है आपका -4, 2 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं C है। अब ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस दे रखा है, A पॉइंट और C पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर दिया हुआ है पॉइंट। इसका मतलब AC बराबर है किसके, AC बराबर है BC के। AC इज इक्वल टू BC। तो जब हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर लोगे तो y की वैल्यू 0, अगर पॉइंट y एक्सिस पर लोगे तो x की वैल्यू 0। तो अगर कोई पॉइंट हम y एक्सिस पर लेंगे तो 0 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका, और जब हम x एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो x, 0 हो जाएगा। मतलब y का पॉइंट 0 होगा, x का एब्सिसा पॉइंट होगा, ये एब्सिसा कहा जाएगा, इसको ऑर्डिनेट कहा जाएगा। तो एब्सिसा x हो जाएगा और ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ पर एब्सिसा 0 हो जाएगा, ऑर्डिनेट y हो जाएगा जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू BC दे रखा है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाओगे तो रूट लगेगा। AC क्या होता है फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। जब स्क्वायर कर दोगे तो रूट कट जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर में BC स्क्वायर हो गया। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट कट जाएगा। अब AC हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 0 और +2 हो जाएगा ये, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर में BC, जब BC निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x + 4 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -4x हो गया, प्लस में 0 + 2, 0 + 2 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो गया, प्लस 2ab, तो 2 4 जा 8x हो गया, और प्लस में 0 - 2, तो 0 - 2 मतलब -2 का होल स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा। अब +4 हम काट भी सकते हैं, x स्क्वायर कट जाएगा, इधर लाओगे तो यहाँ पर ये आपका +4 और यहाँ भी +4 है, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 4 माइनस में 4x, इसको इधर लाओ तो -8x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। अब 4x में से -4x और -8x, तो कितना आ गया -12x हो गया, और यहाँ 4 में से 16 माइनस करोगे तो -12 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक,
तो यहाँ -12 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो -12 उधर डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्योंकि -4x -8x हाँ। -12x आ गया, 4 में से 16 माइनस करो तो -12 हो गया। -12 हमने कॉमन ले लिया, तो -12 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +1 बचेगा, तो x प्लस 1 हो गया। अब -12 इधर जाएगा तो 0.-12, तो 0.-12 मतलब 0 हो गया। अब x की वैल्यू -1 हो जाएगी, इधर ले जाओगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू -1। समझ में आया बेटा? यस सर। ये समझ में दिखाई दे रहा है ना पूरा क्लियर? यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। ये आपका 22 था, 23 23 नंबर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। Find the quadratic polynomials whose zeros are 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 5 minus 3 root 2। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है बनाना है जिसका जीरोस दे रखा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस में 3 रूट 2 और बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 रूट 2। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, अल्फा और बीटा दो रूट्स दे रखा है, तो आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपको बनाना है। 5 ये आपको 5 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 रूट 2 और बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 रूट 2 दिया है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोज, और फिर एक्स हो जाएगा प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये फार्मूला होता है। ठीक, सम ऑफ द जीरोज या सम ऑफ द रूट्स, यहाँ भी जीरोज लिख लो, सम ऑफ द जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा दो इसके रूट्स माने जाए तो अल्फा और बीटा अगर इसके दो रूट्स हैं तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोज, फिर एक्स आ जाएगा जो वेरिएबल आप लोगे। अगर एक्स लेते हो तो एक्स, वाई लेते हो तो वाई, जेड लेते हो तो जेड। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोज, फिर एक्स लिख लोगे प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इसके दो रूट्स दे रखा है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है बनाने का। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 आ गया, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा आपका 5 में 5 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 9 2 जा 18। अब 25 में से 18 माइनस करो, 25 में से 18 माइनस करो, देखो कितना आता है बेटा। 25 में से 18 माइनस करो, कितना आया? 7, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? 7। तो इक्वेशन आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 7। यही आपको करना था। समझ में आया बेटा? हेलो, यस सर, यस सर आ रहा। तो ये आपका सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज
प्लस में प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आंसर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 7। ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसी में और में दिया है P एंड Q, 2 पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R PQ सच दैट PR इज इक्वल टू 2QR। ये क्वेश्चन है। P एंड Q आर 2 पॉइंट। P एक पॉइंट है हाँ, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 5। एक पॉइंट आपका Q है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 2। PQ आर 2 पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R इन विच PQ, एक पॉइंट R है तो PQ बराबर है 2QR के, 2QR। तो PQ किसके बराबर है 2QR, या हम लिख सकते हैं PQ अपान में QR इज इक्वल टू 2/1 है, या PQ रेशियो में QR, PQ रेशियो में QR बराबर है 2:1 के। तो PQ और यहाँ Q, यहाँ कोई R पॉइंट है, मान लेते हैं R पॉइंट है, ठीक। हाँ, तो PQR, अब यहाँ PQ अपान में QR क्या है 2:R, 2:R है, ठीक। तो ये आपका R पॉइंट जो है कहाँ पर है PQR। तो PQ अपान में QR कितना दिया है 2:R। अब हम फार्मूला लगाएंगे mx2 प्लस में nx1 अपान में m प्लस n। mx2 या R पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy है। R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है xy। अब यहाँ PQ और QR हो गया, PQ और QR का रेशियो, तो ये आपका 2:1 हो गया, 2:1। अब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन का कि mx2 प्लस में nx1 अपान में m प्लस n, mx2 प्लस में nx1 अपान में m प्लस n हो गया। ऐसे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 प्लस में ny1 अपान में m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला आप अप्लाई करो। m प्लस n, m और n, ये पॉइंट आपका PQ m है और QR क्या है n है। तो PQ आपका 2 हो गया और QR कितना हो गया 1 हो गया। तो PQ रेशियो QR बराबर 2:1। अब फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला आप लगाओगे mx2 प्लस में nx1 अपान में m प्लस n, ये फार्मूला आप अप्लाई करो। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। आगे करते हैं। तो x एक्सिस ये आपका x1 y1, ये x2 y2 हो गया, समझ में आया। तो x एक्सिस ये वाला पॉइंट हो गया। तो 3 बराबर mx2 मतलब 2 इंटू में mx2 मतलब 2 इंटू x हो गया, प्लस में nx1, तो ये आपका 1 इंटू में x1 क्या है -2 अपान में m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। ये पॉइंट आपका क्या है x1 y1, ये पॉइंट क्या है x2 y2, ठीक। और ये पॉइंट आपका xy मान लिया जाएगा। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बराबर होगा mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बराबर होगा my2 प्लस ny1 अपान में m प्लस n। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, प्लस में 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो -2 अपान में 2 में 1 ऐड करो 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 9, ये आ गया आपका 2x -2। अब -2 को हम इधर लाएंगे तो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। 9 में 2 ऐड करो 11 इज इक्वल टू 2x। तो x बराबर क्या होगा 11/2। x की वैल्यू कितना हो गई 11/2। ऐसे हम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं यहाँ। तो y एक्सिस का my2, m मतलब 2 इंटू में y2। अभी m यहाँ देखो y की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो 2 बराबर my2, m की जगह 2 इंटू में y2 की जगह y प्लस में ny1 मतलब 1 इंटू में y1 की जगह 5 अपान में m प्लस n 2 प्लस 1। कैलकुलेशन करोगे तो 2 इज इक्वल टू ये आ गया 2y प्लस में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 अपान में 2 में 1 ऐड करो 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू
2y प्लस में 5। अब यहाँ 5 को इधर लाओ तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2y। अब 6 में से 5 माइनस करो 1 इज इक्वल टू 2y। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 11/2 आ गया, और y की वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो यही आपकी पॉइंट की पोजीशन हो गई। r पॉइंट की हमें पोजीशन चाहिए, तो 11/2 कॉमा 1/2। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन आपका 23 था, 23 का आर पोर्शन था। ठीक, अगला हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अगला तो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 24। हाँ 24 नंबर। ये सब सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है। सैंपल पेपर आप डाउनलोड करो और इसी टाइप से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन नहीं आकर के इसी टाइप से आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो दिए गए हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विद ए एंड बी एज सेंटर। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। ठीक, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर लेंथ की एक ए बी लाइन खींचो, ए और बी। कितना खींचना है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हो, खींच लिया आपने लाइन। ठीक, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विद ए एंड बी एज सेंटर। ए और बी, ए को सेंटर मानो और बी को सेंटर मानो। तो विद ए एंड बी एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींच लो, रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींच लिया। ये 5 सेंटीमीटर आप इसको मेजर करो और एक सर्कल खींच देना है आपको 5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींच देना है, इसी 9 में से काट करके। तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना। 5 ये ले लिया आपने, यहाँ पर 5 ले लिया और एक सर्कल खींच दिया। ये आपका सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींच दिया आपने। अगला आपको 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 निकल गया तो ये 4 बचेगा। अब आपको 4 नहीं 3 लेना है इसमें, तो 3 सेंटीमीटर का एक और सर्कल आपने खींच दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। समझ में आया? ये कितना है रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर आपका बच गया। ठीक, एक को ए सेंटर मानना है, एक को बी मानना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 5 and 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इसके सेंटर से अब क्या करेंगे, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो यहाँ पर हम ए पॉइंट को सेंटर मान करके दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, बी पॉइंट को सेंटर मान करके दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, और यहाँ पर जहां एक कट करेंगे ज्वाइन कर देंगे, बीच बीच की लाइन हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा बीच बीच में। समझ में आया? तो ये 9 का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का मतलब क्या है, आधा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4.5, इधर 4.5 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको हम सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर माना, समझ में आया? और 4.5 मतलब 9 सेंटीमीटर। ऐसे ये आपका डायमीटर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये मतलब सेंटर ये ऐसे बनेगा। अब ये दोनों सर्कल को यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक ये और एक ये, 4 पॉइंट कट करेगा ये। अब बी पॉइंट से हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट से ऐसे ये मान लेते हैं आपका ये टी हो गया और ये T1 हो गया, ये और यहाँ बी पॉइंट से हम इस पर टेंजेंट खींच देंगे। ये आपका T2 हो गया। बी ये BT1 और BT2 एक टेंजेंट हो गई। ऐसा दूसरी टेंजेंट ए पॉइंट से खींचेंगे जो ये कट कर रहा था यहाँ पर, तो ए पॉइंट से हम टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट हो गई, इसको हम T3 मान लेते हैं। ऐसे ए पॉइंट से यहाँ खींचेंगे तो ये आपका T4 हो जाएगी। समझ में आया? तो 4 टेंजेंट बनेगी। एक तो आपका BT1, BT2, एक आपका AT3 और AT4।
4। समझ में आया बेटा? यस सर। ये समझ में आया? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक, अब ये तो आपको रफ स्केच हमने बना दिया है, बाकी तो आप जब करोगे पेपर में, ये पेपर प्लेन पेपर पर बनाओगे कंपास से, तब बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पर if tan A is equal to 3/4, find the value of 1 upon sin A plus 1 upon cos A। tan A की वैल्यू 3/4 दिया है। हाँ। tan A is equal to 3/4। आपको पता करना है 1 upon sin A, 1 upon sin A प्लस में 1 upon cos A की वैल्यू, 1 upon cos A। sin A की वैल्यू 3/4 दिया है, तो आप पता करो 1 by sin A क्या होगा और प्लस में 1 by cos A, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ। ठीक, tan थीटा tan A, इसको हम A मान लेते हैं, ये आपका B मान लेते हैं, राइट एंगल हो गया। ये आपका A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक, A एंगल आपका, ये आपका A एंगल हो गया। अब ये परपेंडिकुलर आपकी 3K हो गया, बेस आपका 4K हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो 3K 4K, तो ये BC आपकी AC क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 3 4 5 ये हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आया? ये समझ में आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। 3K, ये 4K दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, ये 4 है, तो हम जब साइड मानते हैं तो K एक यूनिट मान लेंगे, तो 3K हो गया, 4K हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा। ठीक, अब हमें साइन ए निकालना है। साइन ए, ये तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। अब साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका 3K है और हाइपोटेन्यूज आपका 5K है, K कट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। ऐसे cos ए निकालेंगे तो cos ए बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका 4K है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, तो K से K कट जाएगा, 4/5 हो गया। तो परपेंडिकुलर साइन ए निकाल दिया आपने, और क्या निकाल दिया, साइन ए के बाद, ये समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर, आ रहा है। हाँ, तो साइन ए और cos ए आपने निकाल दिया। साइन ए आपका 3/5 आया और cos ए आपका 4/5 आया। अगला हमें चाहिए 1 upon sin ए, तो 1 upon sin ए मतलब 1 upon sin ए की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 लिखेंगे, 3/5 और प्लस में 1 upon cos ए, तो 1 upon में cos ए की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 लिखेंगे। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3 हो गया, प्लस में 5 ऊपर गया तो 5/4 हो गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। अब 3 से काटोगे 12 पर, तो 3 4 जा 12, तो 4 5 जा 20, ऐसे 4 3 जा तो 3 5 जा 15, तो 20 में 15 ऐड करेंगे 35 अपान में 12, तो ये वैल्यू आपकी कितना आ गई, 1 upon sin ए और प्लस में 1 upon cos ए की वैल्यू हो गई 35 अपान में 12। समझ में आया? तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है। इसी का 25 में और भी दिया हुआ है, और ये कर लेते हैं, एक लाइन का ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद 3 मार्क्स आपके 26 के बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शन बी में 2 3 और 5 का पैटर्न है। इसी में और में दिया है, इफ रूट 3 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू में 0 एंड थीटा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो हमें थीटा की वैल्यू पता करना है। रूट में साइन थीटा
√3 sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 दिया है। हाँ। तो थीटा की वैल्यू पता करो। थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है। हाँ। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है, कह सकते हैं एक्यूट एंगल है। हाँ। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। आवाज आ रही है ना बेटा? समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? √3 sin थीटा बराबर में माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, cos थीटा हो गया। तो साइन ये आपका √3 इज इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड कर दिया तो अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा। ये आ गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा। अब देखेंगे cot में √3 किसकी वैल्यू होती है। cot में तो आपको पता है tan का उल्टा होता है। tan थीटा में √3 जो वैल्यू होती है 60 डिग्री की होती है। समझ में आया? तो cot यहाँ tan में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। और tan में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो cot में उल्टा होगा। cot में 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी। और 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। उल्टा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cot में कितने की वैल्यू होती है? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया? 30 डिग्री हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो √3 हम देखेंगे cot में किसकी वैल्यू है, तो 30 डिग्री की है। तो हमें यही पता करना था कि थीटा की एंगल की वैल्यू पता करो, इसको सॉल्व करो। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 26। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle with center O and AD perpendicular AB. If radius of the in circle is 10 centimeter, then the value of x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। इसके बाद आपके 3 नंबर्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। इसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराया जाएगा। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक सर्कल है, ये सर्कल है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया। एक ये टेंजेंट है, ये पॉइंट आपका D हो गया। D ये टेंजेंट है, एक आपका P यहां से टेंजेंट है, ये फिगर दिया है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये AD ये पॉइंट आपका A है, ये D है, ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका Q पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट आपका R है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से ये 27 सेंटीमीटर दे रखा है, 27 सेंटीमीटर। ये आपका 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 38 सेंटीमीटर। और हमें x सेंटीमीटर, ये वैल्यू x सेंटीमीटर दिया है। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle with center O and AD ये एंगल 90 डिग्री दिया है। यहाँ आप फिगर देख सकते हो, 79 के 90 90 दिया है। इसको आप क्वेश्चन में फिगर देख सकते हो। ये दिखाई दिया बेटा? फिगर दिख रहा है? Yes, sir. ये क्वेश्चंस है, ये आप फिगर इसको देख सकते हो। ठीक, Okay, sir. अब इसका सोल्यूशन हम करेंगे। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O एंड AD दे रखा है, परपेंडिकुलर है AB पर। AD परपेंडिकुलर है AB, ये पॉइंट आपका B है। तो AD परपेंडिकुलर है AB पर, ये आपको दे रखा है। इफ रेडियस ऑफ द इन सर्कल, रेडियस दे दिया गया, ये सेंटर है,
तो ये आपका सेंटर रेडियस दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। इफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें पता करना है। हाँ समझ में आया क्वेश्चन? हाँ ये इतना समझ में आया? बस सर। Yes, sir. अब इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।